हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की साइंस की जो बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 तक कवर कर लिया है। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और ये है, पेज नंबर निकालते हैं 135 पर, मतलब 135 पर दिया है। 134 पर भी एक क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा कि ध्वनि संचारित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, ठोस, द्रव तथा गैसों में। तो ये तीनों में संचारित हो सकती है। उसके बाद से देखिए, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो पुरुष की। ठीक है, तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए, सही गलत है। तीसरा कक्का देखिए, कह रहा कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो सही है। खा है, किसी वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तक काल कहते हैं। तो ये गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद हो सकती है। गलत। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। गलत। अवांछित या प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो गलत। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो ट्रू। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रू फॉल्स ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि उचित शब्द देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा दोलन के समय को पूरा करने का जो समय लगता है उसे क्या करते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि जो पहला है हमारा उसमें भरा आएगा आवर्तकाल। फिर खा है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जा सकती है। गाह आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। आवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। मतलब इसमें रहेगा आवर्तकाल, फिर आयाम, फिर हर्ट्ज, शोर, फिर आवृत्ति। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोलन की संख्या बराबर 40, समय कितना था? 4 सेकंड है ये। यस है ये 4 सेकंड। आवृत्ति, और इसका सूत्र क्या होता है? आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या अपन समय। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से काट देंगे। 40 ये रख करके 4 ये रख के काट देंगे, आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद से कुछ और पूछ रहा है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति फिर ज्ञात कीजिए। तो टी बराबर ये 1 ये, फिर टी 1 2 ये, इस तरह हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से ये कंपन आवृत्ति को देखिए इस तरह से डिनोट करते हैं। तो 1 ये हो जाएगा, ये जो आया है ये आवृत्ति रख करके यहाँ पर फिर इसको काट देते हैं, ये हमारा इतना सेकंड आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक मच्छर अपने पंख को 500 कंपन प्रति की औसत से कंपन करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो इसका देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल वह समय होता है जो एक कंपन को पूरा करने में लगता है। यह आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति का मतलब है प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या। तो मच्छर के पंखों की आवृत्ति इतना है, 500 कंपन प्रति सेकंड है। आवर्तकाल 1 ये आवृत्ति, आवर्तकाल बराबर 1, ये 500 सेकंड रख देंगे।
फिर इसको इसमें से भाग दे देंगे, ये हमारा आवर्तकाल निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा ये 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए 7 का क्या कहता है। 7 का कह रहा कि निम्न वाद्ययंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए देखिए यहाँ पे ढोलक में खाल या झिल्ली ध्वनि उत्पन्न करता है, खा सितार में तारे, और गा बांसुरी में वायु स्तंभ जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए 8वां क्या है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है शोर एक अप्रिय ध्वनि है, जबकि संगीत एक मधुर और व्यवस्थित ध्वनि है जो कानों को सुखद लगती है। शोर और संगीत में मुख्य अंतर यह है कि संगीत में नियमित कंपन और सुरों का तालमेल होता है, जबकि शोर में इन विशेषताओं का अभाव होता है। कोई भी संगीत अत्यधिक तीव्र होने पर या किसी व्यक्ति के लिए असुविधाजनक होने पर शोर बन जा सकता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 9वां आंसर क्या है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो देखते हैं इसका आंसर जो है बुक में ही है, अपने वातावरण में। तो देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर आ जाते हैं 132 पर। देखिए यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा यहाँ तक ये 9 का आंसर कंप्लीट। कूलर, वातावरण कूलर सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पेज पे जो था इस देख लीजिए फिर से। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण से लेकर के फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ तक ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्णन कीजिए ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी बुक में ही है। तो ये रहा, अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा 10वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, अपने माता पिता। ये क्वेश्चन लंबा है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर देखिए लिखा है, सड़क के किनारे की बजाय 3 गली छोड़कर स्थित मकान को खरीदना हितकर है, क्योंकि सड़क के किनारे स्थित मकान वाहनों के ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित रहेगा। दूर स्थित मकान ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित व स्वास्थ्य लाभ के कारण खरीदने में ही बुद्धिमत्ता है। तो ये हमारा 11वें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से 12वें का देखिए, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को शब्दों को अपनी व्याख्या में लिखिए। तो ये 12वां का देखते हैं, बुक में ही है, किस पेज पर है ये, मानव वाक्य यंत्र। ये रहा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के श्वास नली के ऊपरी सिरे पर वाक्य यंत्र है या कंठ के आर पार 2 वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं, उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। यहाँ से लेकर के और ये पूरा नीचे भी, और उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ तक इसका आंसर होगा और ये फिगर बनाना होगा। ये देख लीजिए फिर से, ये 12वें का आंसर पेज नंबर 126 पर दिया है। यहाँ से लेकर के फिर ये नीचे भी है, उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक इसका आंसर है और ये यहाँ तक इसका आंसर है और ये फिगर भी उसमें बनाना है। तो इस तरह से हमारा 12 का ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं, देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन,
आकाश में तड़ित तथा मेघगर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देता था, मेघगर्जन बाद में सुनाई देता। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, आकाश में तड़ित और मेघगर्जन दोनों ही एक समय पर घटित होती हैं, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघगर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 10 के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।